गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेस्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आए हैं। और ये जो है शेयर बाजार यानी शेयर मार्केट को आज कवर करेंगे। हमने एलआईसी को कवर कर लिया है, बैंकिंग व्यवस्था को कवर कर लिया है, और उसके बाद बीमा कंपनी होते हुए हम आ गए हैं अब कौन सा, शेयर बाजार में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है कौन सा होगा, शेयर बाजार। और शेयर बाजार का आपको पता है कि ये शेयर बाजार को रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। और सेबी कैसा है, एक वैधानिक संस्था है। क्या है, वैधानिक संस्था है। और सेबी की स्थापना कब हुआ था, 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, बंबई में है। लेकिन सेबी का स्थापना 1988 में हुआ, लेकिन 92 में सेबी एक्ट बना और उसी सेबी एक्ट के द्वारा इसको क्या गया, वैधानिक संस्था घोषित किया गया था। तो आज हमारा जो टॉपिक का नाम लिखेंगे शेयर बाजार, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, मार्केट, गॉट इट। और शेयर मार्केट को आप क्या कहेंगे, शेयर बाजार, शेयर बाजार लिखेंगे, शेयर मार्केट, शेयर बाजार। और इसको जो रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट, रेगुलेट करता है कौन, सेबी करता है। शेयर बाजार को रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। और सेबी की स्थापना अगर देखें, स्थापना इसका हुआ था, स्थापना 1988 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा कहाँ, बंबई में। कौन, मुंबई। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है। इसके बाद देखेंगे इसका जो, यह एक वैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था है। और वैधानिक संस्था जो है इसका, ये मिला था सेबी एक्ट, सेबी एक्ट, एक्ट 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा इसे इसे वैधानिक संस्था, वैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ, वैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ, वैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ। गॉट इट, नोट करेंगे, वैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ सेबी एक्ट के द्वारा। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था, 1998 में हुआ था। मुख्यालय बंबई है। सेबी एक्ट द्वारा इसे वैधानिक, वैधानिक संस्था घोषित किया गया। अब वैधानिक संस्था का मतलब क्या होगा, संसद में कानून बना करके। और इसको जब लाया गया था, अगर पूछेगा किस समिति की सिफारिश पर, तो ये दबे समिति की सिफारिश पर लाया गया था। अगर अब पूछेगा किस समिति की सिफारिश पर, तो देखिए यहाँ जो वैधानिक संस्था जो है, वैधानिक संस्था, वैधानिक संस्था का मतलब क्या होगा कि संसद में, संसद में कानून बनाकर, संसद में कानून बनाकर, बनाकर वैधानिक मान्यता दिया। और अगर पूछा जाए किस समिति के सिफारिश पर, तो दबे समिति की सिफारिश पर, दबे समिति की सिफारिश पर, दबे समिति की सिफारिश पर इसे स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। दबे समिति की सिफारिश पर इसे स्थापित किया गया। और ये जो है सेबी को अगर देखें, सेबी का फुल फॉर्म अगर देखें, तो फुल फॉर्म है इसका सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक्सचेंज, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और यही सेबी जो होता है शेयर बाजार पर पूरी तरह क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय निकाय होगा, भारतीय प्रतिभूति विनिमय निकाय लिख लेंगे, भारतीय प्रतिभूति विनिमय निकाय, विनियामक हिंदी में है भारतीय प्रतिभूति, प्रतिभूति विनियामक, विनियामक निकाय है ये, विनियामक निकाय, भारतीय प्रतिभूति विनियामक निकाय। अब देखेंगे शेयर बाजार पर नियंत्रण करने के लिए ये सबसे बड़ी संस्था है। क्या होगा, शेयर बाजार पर नियंत्रण करने के लिए ये सबसे बड़ी संस्था है। लिखेंगे यह भारत में, यह भारत में शेयर बाजार पर, शेयर बाजार को, यह भारत में शेयर बाजार, बाजार की सबसे बड़ी नियामक संस्था है। किसके बारे में, सेबी के बारे में। यह भारतीय शेयर बाजार, शेयर बाजार की
सबसे बड़ी सबसे बड़ी नियामक संस्था है, रेगुलेट नियामक संस्था है। जैसे जैसे बैंकों के लिए बैंकों के लिए जैसे बैंकों के लिए आरबीआई है, जैसे बैंकों के लिए आरबीआई है, और बीमा के लिए और बीमा के लिए इरडा है, IRDA। यह भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी नियामक संस्था है, रेगुलेटिव। जैसे बैंकों के लिए आरबीआई है और बीमा के लिए कौन है, इरडा है, उसी प्रकार शेयर बाजार को रेगुलेट करने के लिए कौन सा है, सेबी है। उसी प्रकार शेयर बाजार को रेगुलेट करने के कौन सा, सेबी है, सेबी है। शेयर बाजार को रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। कौन करता है, सेबी करता है। और यहां पर अगर आप देखें तो इरडा है। देखिए, आपको पता होगा कि ये जो सेबी है, गॉट इट। देखिए, ये सेबी है, सेबी है। और सेबी की स्थापना कब हुआ, 1988 में हुआ। किस एक्ट के द्वारा हुआ, यानी सेबी किस एक्ट के द्वारा, यानी अनुभव किस एक्ट के द्वारा, सेबी एक्ट 1992, सेबी एक्ट 1992 के द्वारा, गॉट इट। और इसके बाद देखिए आरबीआई की स्थापना, अगर देखिए आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की, ये सेबी की स्थापना। इसके बाद अगर आरबीआई की स्थापना देखें, आरबीआई की स्थापना, तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1935 में हुआ था। लेकिन किस एक्ट के द्वारा, यानी बैंकिंग एक्ट 1934, बैंकिंग अधिनियम, बैंकिंग एक्ट 1934 के द्वारा, बैंकिंग एक्ट 1934 के द्वारा। और इसके बाद देखिए इरडा, IRDA, इरडा की स्थापना कब हुआ, इरडा की स्थापना आप देखें तो ये 2000 में हुआ। कौन सा, 2000 में। और इसको हुआ इरडा एक्ट कौन सा, 1999 के द्वारा। और इरडा की स्थापना 2000 में। अब ये देखिए जो सेबी की स्थापना है, ये इसका कब हुआ, स्थापना के बाद इसको कौन सा वैधानिक संस्था मिला, घोषित। स्थापना के बाद ना, इसका लिखेंगे इसे स्थापना के बाद वैधानिक मान्यता मिली, वैधानिक मान्यता मिली। इसके बाद है भैया बताओ, ये सेबी जो है देखिए गठित कब हो जाता है, 1988 में। इरडा एक्ट कब बनता है, 1992 में बनता है। और इसके स्थापना के बाद इसको क्या होगा, वैधानिक मान्यता मिली। देखिए आरबीआई की स्थापना 1935 में होता है और बैंकिंग अधिनियम कब आता है, 1934। इसमें गैप हो जाता है, अर्थात स्थापना के साथ ही इसको क्या मिल गया, मान्यता मिल गया। तो लिखेंगे स्थापना के साथ ही वैधानिक मान्यता मिली। स्थापना के साथ ही वैधानिक मान्यता मिली। और इसके बाद भी देखेंगे आप इरडा में, इरडा की स्थापना लगभग कब, इरडा एक्ट कब बनता है, 1992 में, सॉरी 1999 में। और स्थापना कब हुआ, 2000 में। तो देखिए स्थापना के साथ ही वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। गॉट इट। ये कंपैरिजन भी करके रखना है, सवाल इस तरीके से काफी कंसेप्चुअल आ सकता है, ठीक है। पूछ सकता है किसका जो है गठन के साथ ही मिल गया, गठन के बाद मिला वैधानिक मान्यता। तो ये बातें आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये कौन सा है, अब देखिए आरबीआई है, ये आरबीआई है। कौन सा, ये आरबीआई है। पहले लिख लिया, अलग से कर लेते हैं, ये है आरबीआई। उसके बाद देखें ये है सेबी, SEBI, सेबी। और इसका कौन सा है, इरडा है, IRDA, इरडा है। और देखिए यहां से होता है आरबीआई का कौन सा होता है, गवर्नर होता है। कौन सा, गवर्नर होता है, गवर्नर। तो आरबीआई का गवर्नर कौन होता है, गवर्नर होता है। और वर्तमान आरबीआई का वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास सर है, शक्तिकांत दास सर है, गॉट इट।
लिखना है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर का नाम भी पूछ सकता है छोटे छोटे एग्जाम में, या बड़े एग्जाम में भी पूछता है। पहले बीपीएससी में पूछा करता था कि आरबीआई का गवर्नर कभी चेंज हो गया, और पता चला कि वो आंसर आ गया, तो उसमें था कि नन ऑफ दिस का ऑप्शन था। इसके बाद जब इरडा में होता है, इरडा की अगर देखें तो इरडा में है देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा इरडा। इरडा में क्या होता है, चेयरमैन का पोस्ट होता है, गवर्नर का पोस्ट नहीं होता है। तो इरडा का जो चेयरमैन होता है, कौन सा, चेयरमैन, चेयरमैन होता है, यानी चेयरमैन होता है, चेयरमैन। और चेयरमैन कौन होगा, देवाशीष पांडा है। कौन सा, देवाशीष, देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा है। और यहाँ जो सेबी है, और सेबी की जो अभी है, ये चेयरमैन है और चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन। अब एक चीज बताइए कि यहां मैं चेयरपर्सन लिख रहा हूं, यहां मैं चेयरमैन लिख रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेयरपर्सन एंड चेयरमैन? व्हाई रिटन देयर, टेल अस एनीवन? देखो, जहां महिला कोई चेयरपर्सन होती है, तो महिला के लिए संबोधित क्या किया जाता है, चेयरपर्सन के लिए। अगर कोई पुरुष होता है तो उसको क्या किया जाता है, चेयरमैन। तो यहाँ माधुरी बुच है, कौन सा, माधुरी बुच। कौन सा है, माधुरी बुच। और माधुरी बुच के लिए, यानी फीमेल है, इसीलिए इसके लिए क्या नाम दिया जाता है, चेयरपर्सन। और जहां मैन हो तो उसका क्या हो जाएगा, चेयरमैन। अगर यहीं पर माधुरी बुच, अगर इसका इसका हेड होती है तो इसको क्या लिखते हैं, चेयरपर्सन लिखते हैं। ध्यान रखना है, जब फीमेल अगर कोई बड़े पोस्ट पे हो तो उसे चेयरपर्सन, मतलब ये चेयरमैन, चेयरपर्सन, तो उसको चेयरमैन हो। और वो अगर वो फीमेल है तो उसके लिए चेयरपर्सन शब्द का क्या आता है, प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है, फटाफट नोट कीजिए, आगे बढ़े। लिख लिया सबने, हटा इसको। अब जो ये सब छोटी छोटी बातें समझ में आ गया आपको, तो ये सब याद रहना चाहिए आपको, ये फैक्ट है। इसको क्या कहेंगे, नॉलेज कहेंगे। ये क्या है, नॉलेज है, ये याद रखना है आपको। आपको पता है ना नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज का दो मीनिंग होता है। नॉलेज का मतलब क्या होता है, पश्चिमी में नॉलेज का मतलब होता था वस्तुओं का ज्ञान, और भारत में नॉलेज का मतलब होता है स्पिरिचुअल नॉलेज। ये डिफरेंस तो आपको पता होगा। तो भारत में वस्तुओं के ज्ञान को क्या कहा जाए, सॉरी, विदेशों में यानी पश्चिमी में वस्तुओं को ज्ञान को क्या कहा गया, वस्तुओं के ज्ञान को नॉलेज कहा गया। और भारत में स्पिरिचुअलिटी नॉलेज को क्या कहा गया, ज्ञान कहा गया। अब डिफरेंस ये है कि जो व्यक्ति वस्तुओं के ज्ञान के बारे में पता करता है उसे वैज्ञानिक कहा गया। और जो व्यक्ति व्यक्ति यानी जो व्यक्ति भारत में अगर स्पिरिचुअलिटी का काम करता है, व्यक्ति के गुणों का अध्ययन करता है, तो उसको क्या कहा, स्पिरिचुअलिटी कहा गया। समझ गया? इसकी चर्चा फिर कभी हम करेंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि शेयर, अभी तो हमने शेयर कर रहे थे, शेयर बाजार, तो आप मुझे बताएं शेयर क्या होता है, एनीवन? शेयर, अरे बताओ भाई। क्या होता है, शेयर का मतलब बांटना। नो, लिखो शेयर, शेयर। देखिए शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब होता है, शेयर का मतलब हिस्सा होता है, हिस्सा होता है। या फिर क्या होता है, भागीदारी होती है, भागीदारी होती है। या फिर क्या होता है, अंश होता है। कौन सा, अंश होता है। समझ गए? तो शेयर वह प्रमाण पत्र है जो किसी संस्था में क्या होता है, उसकी हिस्सेदारी, भागीदारी या अंश प्राप्त हो जाता है, शेयर कहलाता है। लिखो शेयर, लिख लिया। शेयर एक ऐसा प्रमाण पत्र है, शेयर एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिससे किसी संस्था में हिस्सेदारी या भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लिख ही देता हूं भाई। शेयर एक ऐसा प्रमाण पत्र है, ऐसा प्रमाण पत्र है जिसे जिसे किसी संस्था में, किसी संस्था में हिस्सेदारी, किसी संस्था में हिस्सेदारी या भागीदारी, भागीदारी प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, शेयर कहलाता है, शेयर कहलाता है, कहलाता है। शेयर एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसे किसी संस्था में हिस्सेदारी या भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो जाता है, भागी हिस्सेदारी या शेयर कहलाता है।
शेयर कहलाता है। गॉट इट? यानी शेयर एक प्रमाण पत्र होता है जो किसी संस्था में हिस्सेदारी या भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, उसी घटना को कहा जाता है शेयर। अब सवाल उठता है कि शेयर तो पता चल गया, अब लिखेंगे स्टॉक, लिखेंगे स्टॉक। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, पहले आप लिख ले स्टॉक, फिर पता चलेंगे। स्टॉक यानी स्टॉक, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में लिखते चले। देखिए स्टॉक क्या होता है, शेयर के कुल हिस्सा का, देखिए यहां पर हमने लिखा कि एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो किसी संस्था में हिस्सेदारी या भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो वही हिस्सेदारी, वही भागीदारी क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। लेकिन किसका स्टॉक, तो ये स्टॉक हो सकता है शेयर का। किसका स्टॉक, शेयर का। स्टॉक का मतलब क्या होगा, स्टॉक का मतलब क्या, जमा, और उसी जमा में से क्या होगा, किसी को हिस्सा दे दिया गया, तो लिखेंगे स्टॉक शेयरों का कुल हिस्सा जितना किसी के पास होता है उसे स्टॉक कहा जाता है। शेयरों का कुल हिस्सा जितना किसी के पास होता है, लिख दूं, शेयरों का कुल हिस्सा, कुल हिस्सा जितना किसी के पास होता है, जितना किसी के पास होता है, शेयरों का कुल हिस्सा जितना किसी के पास होता है, स्टॉक कहलाता है, स्टॉक कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। अब ये जो स्टॉक है, अब हमारे पास बचता है स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, EXCHANGE, एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर पता चल गया, स्टॉक पता चल गया, अब आपको लिखना है स्टॉक एक्सचेंज, या उसी को लिख सकते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज, या इसी को आप एक चीज और जोड़ सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, मार्केट या स्टॉक बाजार। देखिए स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा और स्टॉक बाजार क्या होगा, कोई बता सकता है, एनीवन बताओ भाई। देखो शेयर, जहां पर शेयर का खरीद पर, यानी स्टॉक एक्सचेंज वह स्थान या बाजार होता है जहां पर शेयरों का खरीद बिक्री की जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, आदान प्रदान, किसका, वस्तु का नहीं, शेयर का, और किसका, मनी का, शेयर का और किसका, मनी का, करेंसी का। इसी को स्टॉक एक्सचेंज या बाजार या स्थान, यानी स्टॉक एक्सचेंज वह स्थान या बाजार होता है जहां पर शेयरों का खरीद बिक्री की जाती है, उसी को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। और वर्तमान में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितना है भारत में, 23 है। कितना है, 23 है। लिखें वह स्थान या बाजार, वह स्थान या बाजार जहां जहां शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है, वह स्थान या बाजार जहां शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट, स्टॉक बाजार या स्टॉक मार्केट कहलाता है। स्टॉक मार्केट कहलाता है वर्तमान में, स्टॉक मार्केट कहलाता है या स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। वर्तमान में 23 स्टॉक एक्सचेंज है, वर्तमान में कितना है, 23 स्टॉक एक्सचेंज है वर्तमान में। हाँ, भारत की बात कर रहा हूं, वर्तमान में भारत में 23 स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है। अब बताइए बच्चे, यहां तक किसी को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, या किसी को ना समझ में आया तो आप मुझे बताएं, सब कुछ क्लियर है सबका।
अब इसमें क्या है, केवल परिभाषा ही तो है। अगर आपसे पूछा जाए कि शेयर क्या है, तो शेयर एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जिसे किसी संस्था में हिस्सेदारी या उसकी भागीदारी प्राप्त हो जाता है, शेयर कहलाता है। समझ गए। और उसके बाद है स्टॉक। क्या है, तो शेयरों के कुल हिस्सा को क्या कहा जाएगा, स्टॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। और अब सवाल उठता है कि स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट क्या है, तो वह स्थान या बाजार है जहां पर शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है। क्या कहलाता है, स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। और वर्तमान में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितना है, 23 है। क्या आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज वह स्थान या बाजार है जहां पर शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है। और वर्तमान में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है, 23 है। इतना याद रखना है। अब सवाल उठता है कि स्टॉक एक्सचेंज लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट। चार्ट के माध्यम से बनाए, देखिए चार्ट के माध्यम से। देखिए एक तो है एनएसई, कौन सा है, एनएसई। दूसरे का नाम है बीएसई, बीएसई। तीसरे का नाम है ओटेक्सीआई, ओटीसीईआई, ऐसे लिखें। तो एनएसई, बीएसई, ओटीसीआई और लास्ट लिखेंगे। और बहुत सारे हैं तो डायरेक्ट लिख लें, अदर लिख लो। 20 स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग क्षेत्रों में है। 20 स्टॉक एक्सचेंज, 20 स्टॉक एक्सचेंज, 20 स्टॉक एक्सचेंज। सभी को पढ़ना संभव नहीं है, तो आप देखेंगे 20 स्टॉक एक्सचेंज है। तो देखिए स्टॉक एक्सचेंज कहाँ, दिल्ली में भी हो सकता है, कहाँ, जयपुर भी है, कहाँ भी है, पटना में भी स्टॉक एक्सचेंज हो गए। हर राज्यों का क्या होता है, अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है। जैसे कानपुर स्टॉक एक्सचेंज है, तो लिख देंगे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कानपुर स्टॉक एक्सचेंज, पटना स्टॉक एक्सचेंज भी है, बॉम्बे एक्सचेंज जैसे तो हम देखेंगे ही, लिख ले उसमें। अब इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना है, एग्जाम्पल के तौर पे, सबको लिखना संभव नहीं है। जैसे डीएसई है, यानी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। जैसे पीएसई हो सकता है, पटना स्टॉक एक्सचेंज। थर्ड हो सकता है जेएसई, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है। पांचवें चौथे नंबर पर आप लिख सकते हैं कानपुर हो सकता है, केएसई, कानपुर स्टॉक एक्सचेंज। ईटीसी कर लीजिए, ईटीसी ये है। तो 20 है, अलग अलग राज्यों में क्या होगा, अपना स्टॉक एक्सचेंज है, अपना स्टॉक एक्सचेंज है। ये जो 20 स्टॉक एक्सचेंज है वो दिल्ली है, ये जयपुर है, ये कानपुर है, एक्सेट्रा है। इसको आप नोट कर लेना। तो ये 20 जो है, अगर पूछेगा राज्यों का स्टॉक एक्सचेंज कितना है, 20 है। इसके बाद सबसे पुराना अगर पूछा तो सबसे पुराना है हमारा बीएसई, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और एनएसई की स्थापना 1992 में हुआ था। तो देखिए इसकी स्थापना जो है ये 1992 में हुआ था स्थापना। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। 1875 में बीएसई की स्थापना, बीएसई का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अभी हम करेंगे सबको। अब भारत का अगर सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज पूछेगा तो बताइए, भारत का सबसे बड़ा अगर पूछता है तो एनएसई है, ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज है, एक्सचेंज है। गॉट इट। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है तो एनएसई। कारण क्या है अब बात करेंगे। सबसे पुराना अगर पूछेगा भारत का, लिखेंगे भारत का सबसे पुराना, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बीएसई है। कौन सा है, बॉम्बे, अभी हम करेंगे बॉम्बे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक्सचेंज है, लिखना है। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज का नाम कौन सा। और ओटीसीआई की भी स्थापना कब हुआ था, 1992 में हुआ था, 1992 में। और भारत का पहला कौन सा प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज पूछेगा तो कौन सा, ओटीसीआई है। लिखिए इसकी भी स्थापना 1992 में हुआ था। भारत का
पहला प्राइवेट निजी प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज है ये। गॉट इट? भारत का पहला है, फर्स्ट प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज है। और भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज का नाम कौन सा? अब एनएसई क्यों है? क्योंकि एनएसई भी है क्योंकि इसमें कंपनियों की संख्या ज्यादा है। लेकिन कारोबार पूछेगा तो सबसे ज्यादा कारोबार किसमें? बीएसई में। कंपनी की संख्या ज्यादा, कारोबार कम। यहां कंपनी की संख्या कम, कारोबार ज्यादा। एनीवन? क्लियर है? नहीं समझ में आया? होता है ना, आपका नाम सब भूल जाता है। आपके पद के नाम से कोई व्यक्ति जानता है, आपको बात पता है ना? तो आपको डिसाइड करना है कि या तो आपके नाम से जाना जाए या आपके पद के नाम से जाना जाए, ये आपको तय करना है। और जब आपको ये तय करना है कि लोग हमारे नाम से नहीं बल्कि हमारे पद के नाम से जाने जाए, और लोग हमारे घर के पता से ही लोग क्या करें, कहे कि फलाने के घर के पास मेरा घर है। समझ गए? यानी ऐसा एक अपने आप को बना लो कि लोग आपको अपने आइडेंटिटी के रूप में पहचाने। गॉट इट? लोग कहें अरे कलेक्टर साहब के घर से पश्चिम की तरफ जाना है, आ जाइए। समझ में आ रहा है? सोच रहे हो कितनी बड़ी उपाधियां मिलेगी? और इसके लिए त्याग करना है मात्र 3 इयर्स, ओनली 3 इयर्स फॉर यू। लेकिन ऐसे अगर तैयारी को देखें तो 24 मंथ्स सफिशियंट होता है। लोग बहुत सारे जो टारगेट रिसीव करता है, एक साल में प्रीलिम्स निकालता है, मेंस निकालकर सेलेक्ट होकर के चला जाता है ना? आप चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम सबको एक एक करके देखेंगे। हेडिंग लिखेंगे आप लिखेंगे एनएसी। हेडिंग लिखो एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और आपको पता होगा स्थापना 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 1992 में। देखिए ये इसको बनाया गया था पेरवानी समिति की सिफारिश पर। पेरवानी समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एनएसई है। और किसके अंतर्गत काम करता है? ये निफ्टी के अंतर्गत काम करता है। किसके? निफ्टी, NIFTY। किसके अंतर्गत कार्य करता है ये निफ्टी के अंतर्गत कार्य करता है। निफ्टी के अंतर्गत करता है। इसका सबसे प्रचलित या प्रसिद्ध सूचकांक शेयर इंडेक्स है। इसका सबसे प्रसिद्ध या प्रचलित सूचकांक, इसका सबसे प्रसिद्ध या प्रचलित सूचकांक शेयर इंडेक्स है। शेयर इंडेक्स है। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा कारोबार भारत में सबसे ज्यादा कारोबार करता है।
करता है। अब लिखना है BSE, बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापना स्थापना 1875। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापना कब हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापना कब हुआ था? 1875 में। ये तो पता ही है। भारत का सबसे भारत का सबसे भारत का सबसे पुराना भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कंपनियों की संख्या के आधार पर कंपनियों की संख्या के आधार पर कंपनियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है ना सॉरी, एक वहां पर BSE है। बीएसई में देखिए 5293 कंपनी लिस्टेड है। कितना है? और एनएसी में जो है, एनएसी में 1641 कंपनियां क्या है? 1641 कंपनी लिस्टेड है। तो इसलिए कंपनियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? बीएसई है। और एनएसी क्या है? अब देखना है, नीचे से लिख लेना है। नीचे से इसमें कंपनियों की संख्या अधिक है। इसमें कंपनियों की संख्या अधिक है। इसमें कंपनियों की संख्या अधिक है, लेकिन कारोबार कम है। कारोबार क्या है? कम है। इसमें लिखे, इसमें कंपनियों की संख्या कम है, लेकिन कारोबार, ये बताना चाह रहा था मैं, कारोबार अधिक है। कारोबार क्या है? अधिक है। तो कंपनी कम, कारोबार ज्यादा। यहां कंपनी अधिक, कारोबार कम है। ये अंतर है। पास बचा है ओटिक, OTCEI। स्थापना कब हुआ था? 1992 में। तो पहले इसको देख लेना। देखिए एनएससी जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना अगर पूछेगा तो कब किया गया है? 1992 में। इस समिति की सिफारिश पर, इरवानी समिति की सिफारिश पर, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। निफ्टी के अंतर्गत ये कारोबार करता है। इसका सबसे प्रसिद्ध या प्रचलित सूचकांक पूछेगा तो क्या होगा? शेयर इंडेक्स है। पूछेगा शेयर इंडेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का है? बीएसई, एनएसई, ओटेक या फिर डीएसई का? बताओ। ये एनएसी का है। एनएसी का भारत में सबसे ज्यादा कारोबार करता है कौन? लेकिन कंपनी की संख्या क्या है? कम है। कंपनी की संख्या कम और कारोबार ज्यादा। यहां पर देखें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई स्थापना कब? 1875। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई। कंपनियों की संख्या के आधार पर क्या है? सबसे बड़ा है, लेकिन कारोबार क्या होगा? कम है। कंपनी की संख्या के आधार पर कंपनी की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा है, बड़ा, लेकिन कारोबार क्या होगा? कम है। यहां लिख दिया मैंने बीएसई 9293 कंपनियां लिस्टेड है इसमें, और इसमें कंपनियों की संख्या अधिक, लेकिन कारोबार क्या होगा? कम है। अगर इसमें देखिए एनएसी में मात्र 1641 कंपनी लिस्टेड है, लेकिन इसमें कंपनियों की संख्या कम, लेकिन कारोबार क्या होगा? ठीक है। अब हम आ जाते हैं ओवर टू काउंटर एक्सचेंज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। हटाए।
काउंटर स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या है इसका? ओ टी सी ई आई, ओवर टू काउंटर, काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। हाँ, ये इसका गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, लिखेंगे ओवर टू काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI, 1992 में। इसका मुख्यालय अगर पूछेगा तो कहाँ है? मुंबई में है। यह भारत का पहला प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज है। इसका गठन, अच्छा इसको लिखा गया, इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। भारत का, भारत का पहला, भारत का पहला प्राइवेट, प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज है ये, स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज। नेक्स्ट, ये पूरी तरह, ये पूरी तरह ऑनलाइन, 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 ऑनलाइन कारोबार करता है, कारोबार करता है। ये पूरी तरह ऑनलाइन कारोबार करता है, ये पूरी तरह ऑनलाइन कारोबार करता है। और भारत का क्या है ये पूरी तरह ऑनलाइन कारोबार करता है, अर्थात स्टॉक एक्सचेंज है। इस स्टॉक एक्सचेंज की तुलना यूएसए के नास्डाक से की जाती है, लिखेंगे ये पूरी तरह ऑनलाइन कारोबार करता है, अर्थात करके लिख लेंगे, अर्थात ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज है। अर्थात, अर्थात, अर्थात ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज है, एक्सचेंज है। नेक्स्ट, इसकी तुलना, इसकी स्टॉक एक्सचेंज, इस स्टॉक एक्सचेंज की तुलना, इस स्टॉक एक्सचेंज की तुलना यूएसए की नास्डाक, नास्डाक से, नास्डाक से, नास्डाक से की जाती है। इस स्टॉक एक्सचेंज की तुलना यूएसए के नास्डाक से की जाती है, इस स्टॉक एक्सचेंज की तुलना यूएसए के नास्डाक से की जाती है। अब हमारे पास बच गया है, तो भारत का हमने टोटल स्टॉक एक्सचेंज को हमने देख लिया है। तो भारत का सबसे पुराना अगर पूछेगा तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, गठन कब हुआ था? 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियों की संख्या क्या होगा? ज्यादा है, लेकिन कारोबार क्या होगा? कम है, कारोबार क्या होगा? कम है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भी क्या होगा? बॉम्बे है। स्थापना 1875, सबसे पुराना। इसके बाद देखिए एनएसी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1992 में। इसमें कंपनियों की संख्या मात्र 1641 है, लेकिन कारोबार क्या होगा? ज्यादा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियों की संख्या 5293 है, यानी 5293 है, लेकिन कारोबार कम है। तो कारोबार के आधार पर सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? एनएसई। और कंपनियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? बीएसई। गॉट इट। इसके बाद देखें कि ये जो एनएसई है वो किसके तहत काम करता है? निफ्टी के अंतर्गत। और एनएसई का ही सबसे फेमस कोई शेयर है जिसका नाम कौन सा है? सबसे फेमस शेयर का नाम बताओ भैया। अभी तो हमने क्या लिखा था? हाँ, सूचकांक शेयर इंडेक्स। सबसे फेमस यानी प्रसिद्ध सूचकांक अगर पूछा जाएगा तो शेयर इंडेक्स है। कौन सा? शेयर इंडेक्स है। और इसके बाद अगर पूछेगा कि भारत का पूरी तरह ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ओटीसीआई है। अगर पूछेगा कि अमेरिका के नास्डाक से तुलना किस स्टॉक एक्सचेंज की आती है? ओटीसीआई, यानी ओवर टू काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। गॉट इट, इतना याद रखना है। और इसके बाद देखना है कि भारत का पहला निजी, निजी मतलब प्राइवेट, निजीकरण या निजी स्टॉक एक्सचेंज है तो वो है कौन? ओटीसीआई, ओवर टू काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर, ओवर टू काउंटर। अब हमारे पास जो बचता है विश्व के प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंज, हेडिंग लिखना है विश्व के प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंज,
विश्व के प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंज, विश्व के प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंज, विश्व के प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंज। अब ये पूछ देगा किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है, इस तरीके से पूरा। विश्व के प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंज, देखिए पहला लिखे हैं डाउ जोनस, DOWJONES, डाउ जोनस, जोन्स। ये है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है? USA में। डाउ जोन्स जो है ये कहाँ है? न्यूयॉर्क ईसे। और एक तो हमने लिखाया OTCI से नास्डाक, लिख लो दूसरा नास्डाक, नास्डाक। दूसरा कौन सा है? नास्डाक। कहाँ है? ये भी न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ये भी कौन सा है? USA में है। और इसी की तुलना की जाती है OTCI से। नेक्स्ट है मिड डैक्स, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है, मिड डैक। तीसरा मिड, MID, मिड डैक, फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है ये। मुख्यालय कहाँ है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी। इसके बाद निकीस, टोक्यो जापान का है, निक्की, NIKKES, निक्की। तीसरा NIKKES, निकीस, निक्की है टोक्यो, टोक्यो है, टोक्यो कहाँ है? ये जापान है। और जापान की राजधानी भी कौन सा है? टोक्यो ही है। इसके बाद सीमैक्स है, सीमैक्स, सीमैक्स। ये सीमैक्स है, सीमैक्स। या स्टेट, और दूसरा कौन है? स्टेट टाइम्स, ये है सिंगापुर का, सिंगापुर। सीमैक्स, 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 SI मैक्स, सीमैक्स कहा, और स्टेट टाइम्स कहा? सिंगापुर का। इसके बाद FTSE लंदन विडेल में है, FTSE। FTSE इसका है विडेल, विडेल लंदन। इसका है फाइनेंशियल टाइम्स, फिनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, फिनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज, विडेल। विडेल कहाँ है? लंदन में है, विडेल लंदन में। इसके बाद BSE, NSE और OTCI कहाँ का है? भारत का। लिख लो, भारत को तो पता ही है। शंघाई कंपचीन, मिबटेल।
रोम इटली। मीबटेल कहाँ का है? रोम। रोम इटली का है। कौन सा? मीबटेल, MIBTEL। संघाई कम कहाँ का है? एक और लिखते हैं बोवेस्पा, 9, BOVESPA, बोवेस्पा। बोवेस्पा है ये। रियो, और रियो कहाँ है? ब्राजील, ब्राजील। और 10 नंबर लिखी ले पड़ोसी का, ASA, कहाँ है? पाकिस्तान का है ये, पाकिस्तान। कराची स्टॉक एक्सचेंज, KSA भी। बोवेस्पा, BOVESPA, बोवेस्पा कहाँ है? रियो, ब्राजील का है। क्लियर है? ये पुस्तक हो है, ये कहाँ का है? स्टॉक एक्सचेंज, है ना? तो ये है शेयर बाजार। अब शेयर बाजार में आप बुल का नाम सुना होगा, है ना? ये सब करते हुए, टाइप्स ऑफ शेयर करते हुए, मुझे लगता है आज की क्लास में तो खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा रहेगा, लेकिन फिर भी आई विल कंटिन्यू ऑन दैट, है ना? हटा इसको भैया। अगर हम आपसे पूछे बोवेस्पा कहाँ का है? रियो, रियो कहाँ है? ब्राजील में है। मिड डैक कहाँ का है? जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट। मिड डैक का मुख्यालय कहाँ? फ्रैंकफर्ट। सी मैक्स देखिए, एस आई मैक्स है ना, इसको SI मैक्स भी कहते हैं, ऐसे भी लिखा होगा, तो गलती ना समझना है। ये भी है सही है, ये भी सही है, सी मैक्स भी है। स्टेट टाइम्स है, स्टेट टाइम्स कहाँ का है? सिंगापुर का। सी मैक्स कहाँ का? और FTSE, फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का? बिडेल है, ये लंदन में है। नासडाक का आपको पता है, OTCI से कल्पना की जाती है। डाउ जोन्स ये कई बार पूछा है, USA का है। और संघाई कम कहाँ का है? संघाई, इसके नाम से भी आपको याद है। निपटेल रोम का है, बोवेस्पा रियो का है, और KSE कौन पूछने वाला है इसको? कराची में क्या कुछ है भैया? कुछ भी है क्या? इसलिए पड़ोसी है, एक पगला के बारे में जाने, दूसरे पगला के बारे में भी जान ही लीजिए, है ना? अब हमारे पास बच जाता है टाइप्स ऑफ शेयर। लिखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर, शेयर के प्रकार, शेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर के प्रकार। यानी देखिए 3 टाइप्स का शेयर होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप्स का। आपको केवल याद रखना है। पहला लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ राइट, राइट, अधिकार के आधार पर, अधिकार के आधार पर, आधार पर। इसके बाद सेकेंड वन लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, वैल्यू यानी मूल्य के आधार पर, मूल्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू यानी मूल्य के आधार पर। और लास्ट लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर मार्केट, शेयर बाजार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर, शेयर मार्केट, शेयर बाजार के आधार पर, शेयर बाजार के आधार पर, आधार पर। ठीक है? तो टाइप्स ऑफ शेयर कितने प्रकार के होंगे? 3 टाइप के होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ राइट, अधिकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, मूल्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर? शेयर बाजार के आधार पर, शेयर बाजार के आधार। अब इस जो है ऑन द बेसिस ऑफ राइट के आधार पर, तो हेडिंग आप लिखेंगे कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ राइट। आप लिखेंगे ऑन द, हेडिंग बना लेंगे आप, ऑन द बेसिस ऑफ राइट के आधार पर।
इसको 1 मान लेना है, इसको 2 मान लेना है और इसको 3 मान लेना है आपको। इसमें 2 शेयर होता है, एक प्रेफरेंशियल शेयर होता है और एक इक्विटी शेयर होता है। इक्विटी, प्रेफरेंशियल का मतलब होता है अधिमान और इक्विटी का मतलब होता है समान, यानी अधिमान और समान शेयर लिख लेंगे। अधिकार क्या था? प्रेफरेंशियल शेयर, और दूसरा का नाम लिखेंगे इक्विटी शेयर। इसमें एक प्रेफरेंशियल शेयर, प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल शेयर, अधिमान, अधिमान शेयर, अधिमान शेयर शेयर, और दूसरा होता है इक्विटी, EQUITY, इक्विटी शेयर, समान शेयर, समान शेयर, इक्विटी शेयर और समान शेयर, इक्विटी शेयर, समान शेयर। तो ऑन द बेसिस ऑफ राइट शेयर को 2 भागों में बांटा, यानी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रेफरेंशियल शेयर, अधिमान शेयर, और अधिमान शेयर या शेयर का मतलब क्या होगा? अंश लिख सकते हैं आप, अंश। देखिए, अधिमान शेयर ऐसा शेयर होता है जिसे किसी संस्था के लाभ में भागीदारी मिलती है, जैसे ये बेस एजुकेशन है, और इसमें जो व्यक्ति जिसका शेयर हिस्सा होगा उसके लाभ में क्या मिलेगा? भागीदारी मिलेगा। तो लिखेंगे प्रेफरेंशियल में ऐसा शेयर जिसमें ऐसा शेयर जिसे किसी संस्था में, किसी संस्था में लाभ या भागीदारी का अधिकार अधिकार प्राप्त होता है, लाभ या भागीदारी का अधिकार प्राप्त होता है, लाभ या भागीदारी का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे शेयर के मामले में वोटिंग राइट प्राप्त नहीं होती। ऐसे संस्था के मामले में ऐसे संस्था के मामले में ऐसे संस्था के मामले में वोटिंग राइट, मतदान का अधिकार, वोटिंग राइट प्राप्त नहीं होती। ऐसा शेयर जिसे किसी संस्था में लाभ या भागीदारी का अधिकार प्राप्त होता है क्या कहलाता है? प्रेफरेंशियल शेयर कहलाता है। और ऐसे संस्थाओं में, ऐसे प्रेफरेंशियल में क्या होता है? वोटिंग का राइट प्राप्त नहीं होता। अब दूसरा कौन सा है? इक्विटी शेयर लिखेंगे, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में लिखेंगे ऐसा शेयर जिसे जिसे किसी संस्था में लाभ या हानि का समान अधिकार प्राप्त होता है, समान अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा शेयर जिसे किसी संस्था में लाभ या हानि का समान अधिकार, इक्वल समान अधिकार प्राप्त होता है, ऐसे शेयर के मामले में प्राप्त होता है, उसे इक्विटी शेयर कहा जाता है। अधिकार प्राप्त होता है, इसे इक्विटी शेयर कहा जाता है। ऐसा शेयर जिसे किसी संस्था में लाभ या हानि का समान अधिकार प्राप्त होता है क्या कहलाता है? इक्विटी शेयर कहलाता है। इक्विटी शेयर कहलाता है, इक्विटी शेयर कहलाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि अगर कोई संस्था लगातार 2 वर्षों तक अगर वह लाभ नहीं दिखा पाती तो प्रेफरेंशियल शेयर इक्विटी शेयर में बदल जाता है। ये डिसीजन किसका है? सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर कोई संस्था
लगातार 2 वर्षों तक लाभ नहीं दिखा पाती, तो ऐसे ऐसे शेयर क्या बदल जाएंगे, यानी प्रेफरेंशियल शेयर बदल जाएंगे इक्विटी शेयर में। तो लिख लेना है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, लिखना है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुसार अगर कोई संस्था संस्था लगातार लगातार 2 वर्षों तक लाभ नहीं दिखाती, तो ऐसी स्थिति में प्रिफरेंशियल शेयर इक्विटी शेयर में बदल जाती है। किसका डिसीजन है? बाय सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई कंपनी, संस्था का मतलब कौन सा? कंपनी। अगर कोई कंपनी लगातार 2 वर्षों तक लाभ नहीं दिखा पाएगा, तो ऐसी स्थिति में प्रेफरेंशियल शेयर किसमें बदल जाएगा? इक्विटी शेयर में बदल जाएगा। ये बातें आपको याद रखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। गॉट इट माय पॉइंट? नेक्स्ट लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, बाजार के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। on the share of on the basis of value, on the basis of value। इसको हटाएं, तो ये क्लियर हुआ। प्रेफरेंशियल शेयर किसको कहेंगे, याद रहेगा कि ऐसा शेयर जिसमें किसी संस्था या कंपनी, संस्था या क्या हो सकता है, कंपनी में लाभ या भागीदारी का अधिकार प्राप्त होता है, ऐसी संस्था के मामले में वोटिंग राइट प्राप्त नहीं होती। गॉट इट? और इक्विटी शेयर क्या होता है कि ऐसा शेयर जिसमें किसी संस्था में लाभ या हानि का समान अधिकार प्राप्त होता है, ऐसे संस्था में वोटिंग का राइट प्राप्त होगा, उसे क्या कहेंगे? इक्विटी शेयर कहेंगे। इसके बाद कहा हमने, क्या कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, अगर कोई संस्था या कंपनी है जो लगातार 2 वर्षों तक लाभ नहीं दिखा पाती है, तो ऐसी संस्था के शेयर किसमें बदल जाएंगे? जो प्रेफरेंशियल शेयर होगा किसमें बदल जाएगा? इक्विटी शेयर। और इक्विटी से प्रेफरेंशियल शेयर का मतलब क्या होगा? केवल लाभ या भागीदारी का अधिकार प्राप्त होता है, वोटिंग का अधिकार प्राप्त नहीं होता। केवल लाभ, यानी जाओ खरीदो और निकल जाओ, लाभ कमाओ और उससे एग्जिट कर जाओ। गॉट इट? इसको हटाएं। अब देखिए, ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, मूल्य के आधार पर, ये दो प्रकार के शेयर होते हैं। एक होता है प्रीमियम शेयर, PREMIUM, प्रीमियम शेयर। प्रीमियम शेयर। और एक होता है शेयर एट पार वैल्यू, शेयर एट पार वैल्यू, शेयर एट पार वैल्यू, शेयर एट पार वैल्यू। प्रीमियम शेयर, देखिए प्रीमियम शेयर क्या होता है कि ऐसा शेयर जिसका मांग क्या होता है? ज्यादा होता है। ऐसा शेयर जिसका मांग ज्यादा होता है, ऐसा शेयर जो, लिखिए पहले लिखना है कौन सा? शेयर एट पार वैल्यू। इसको हिंदी में भी भाई यही लिखो, शेयर एट पार वैल्यू, इसका हिंदी भी यही होगा, शेयर एट पार वैल्यू, शेयर एट पार वैल्यू। प्रीमियम शेयर का मतलब पता चल गया आपको कि प्रीमियम शेयर का मांग क्या होता है? अधिक होता है। अत्यधिक डिमांड के कारण लिखेंगे प्रीमियम शेयर में। ऐसा शेयर जो अत्यधिक मांग के कारण फेस वैल्यू का मतलब होता है तय मूल्य से अधिक मूल्य पर मिलते हैं। ऐसा शेयर ऐसा शेयर ऐसा शेयर जो अत्यधिक
जो अत्यधिक मांग के कारण फेस वैल्यू FAC फेस वैल्यू तय मूल्य से अधिक मूल्य पर मिलता है उसे प्रीमियम शेयर कहा जाता है। ऐसा शेयर जो अत्यधिक मांग के कारण फेस वैल्यू से यानी तय मूल्य से अधिक मूल्य पर प्राप्त होता है, उसे प्रीमियम शेयर कहा जाता है। क्या होता है? प्रीमियम शेयर। यानी एक क्या होगा, एक सर्टेन उसका कीमत होगा, फेस वैल्यू तय मूल्य, लेकिन उस तय मूल्य से क्या होता है, बहुत ज्यादा भागने लगता है, उसी को कहेंगे कौन सा, प्रीमियम शेयर। और लेकिन शेयर एट पार वैल्यू, और इसका तो आपको पता हो कि ऐसा शेयर जो फेस वैल्यू पर ही मिलता है, लेकिन ऐसा शेयर एट पार वैल्यू, ऐसा शेयर जो तय मूल्य पर बिकते हैं उन्हें शेयर एट पार वैल्यू कहा जाता है। ऐसा शेयर लिख दूं, ऐसा शेयर जो तय मूल्य पर यानी फेस वैल्यू पर मिलता है या प्राप्त होता है, उसे शेयर एट पार वैल्यू कहा जाता है। शेयर एट पार वैल्यू कहा जाता है। गॉट इट? अब आपके पास बच गया है शेयर एट कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर बाजार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर बाजार के आधार पर। और ऑन द बेसिस ऑफ शेयर बाजार के आधार पर इसकी चर्चा होगी अब अगले क्लास में।